नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट संजय कुमार जांगीड़ है। मैं आज आपको राजीनामा वाले अपराधों के बारे में बताऊंगा और राजीनामा कैसे हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो आमजन है वो समझ नहीं पाती और वकील और जो क्लाइंट है आपस में विवाद हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, क्लाइंट कहता है कि सर मैंने तो राजीनामा कर लिया, उसके बाद भी मुकदमा कैसे चल रहा है। तो कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो मैं आपको सिंपल और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये पता लगे कि राजीनामा कौन कौन से मामले में हो सकता है, कौन कौन से मामले में राजीनामा नहीं होता है और किस मामले में कैसे आप राजीनामा कर सकते हैं और किस में राजीनामा नहीं होगा, उसके लिए आप क्या करना होगा। तो मैं आपको उस मामले में साधारण और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। 320 CRPC है, जो अब 359 BNSS है, उसका आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या है, 2 खंड दे रखे हैं, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड में क्या है, द्वितीय खंड में क्या है, मैं आपको साधारण और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी जो मामला है और आपका कोर्ट में चल रहा है या कोई आपके जानकार का चल रहा है और उसमें राजीनामा करना है, तो जो 320 CRPC जो अब 359 BNSS है, उसको आप देखेंगे तो जो प्रथम खंड में जितनी भी धाराएं दे रखी हैं उसमें कानून की भाषा में तो क्या लिख रखा है, तृतीय खंड वाला व्यक्ति, जो प्रथम खंड में जो धाराएं हैं वो तृतीय खंड वाला व्यक्ति राजीनामा कर सकता है। तो तृतीय खंड में क्या है, सिंपल भाषा में समझाऊं, तृतीय खंड वाला व्यक्ति वो है जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है या पीड़ित व्यक्ति है, उस द्वारा वही राजीनामा उस मामले में कर सकता है। जो प्रथम खंड में जितनी भी धाराएं दे रखी हैं, अगर उस मामले में आपका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो उसमें डायरेक्ट राजीनामा आप पीड़ित व्यक्ति या रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति से आप डायरेक्ट राजीनामा कर सकते हैं और उसी समय कोर्ट में राजीनामा पेश हो जाएगा और उसी समय जो मुकदमा है वो फैसल हो जाएगा। इसके अलावा अगर कई बार ये होता है कि जो क्लाइंट और वकील के बीच टकराव पैदा हो जाता है, वो टकराव इसलिए हो जाता है कि कानून की जो समझाने की जो प्रक्रिया है या जो कानूनी प्रक्रिया है उसको जो आमजन है वो समझ नहीं पाते हैं और इसलिए कई बार क्या है, विवाद हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको साधारण और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि कई बार क्या होता है, क्लाइंट कहता है कि वकील साहब मेरे मामले में तो राजीनामा हो गया है और राजीनामा होने के बाद भी मेरा मुकदमा चल रहा है। तो कई बार क्या विवाद हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। जो प्रथम खंड में मैंने जो बताया उसमें तृतीय खंड वाला व्यक्ति राजीनामा कर सकता है। इसके अलावा जो 320 CRPC जो अब 359 BNSS है, उसमें जो द्वितीय खंड दे रखा है, द्वितीय खंड में जितनी भी धाराएं हैं आप देखेंगे, उस धारा में जो कोर्ट की जो न्यायालय की परमिशन से ही आपका राजीनामा होगा। अगर आप प्रार्थना पत्र अलग से जो उन धाराओं में अलग से लगाना होगा, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, कई धाराएं ऐसी हैं जो प्रथम खंड में है, कई धाराएं ऐसी हैं जो द्वितीय खंड में है। तो उसके लिए फिर आपका राजीनामा कैसे होगा, जो प्रथम खंड की जो धाराएं हैं उसमें आपको डायरेक्ट पीड़ित व्यक्ति या जो परिवादी व्यक्ति है या रिपोर्ट करता व्यक्ति है उससे आप डायरेक्ट प्रार्थना पत्र दोनों पक्षों का लिखकर और राजीनामा पेश कर सकते हैं। और उसमें से जैसे मान लो 323, 341 है, वो प्रथम खंड में मिल गई तो आपका राजीनामा डायरेक्ट हो गया। उसके अलावा ऐसी एक धारा है जो द्वितीय खंड में है, तो प्रथम खंड वाली धाराएं वो तो अलग से राजीनामा पेश करना होगा। उसके अलावा जो द्वितीय खंड वाली जो धाराएं हैं उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा कि अलग से एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, जिसमें न्यायालय से परमिशन मांगनी होगी कि उक्त मामले में मेरा जो पीड़ित व्यक्ति है या रिपोर्ट करता है उससे मेरा राजीनामा हो गया है, अब मैं उक्त मामले को आगे नहीं चलाना चाहता। या पीड़ित व्यक्ति कहेगा कि मैंने इसमें राजीनामा कर लिया है, तो उसमें न्यायालय की परमिशन लेनी होगी जो द्वितीय खंड में धाराएं हैं, और उसमें फिर कोर्ट आपको राजीनामा की परमिशन दे देगा और दोनों में राजीनामा हो जाएगा और आपका उसी समय फैसला हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे मामले हैं जिनमें क्लाइंट नहीं समझ पाती है या आमजन नहीं समझ पाती है, तो उसमें क्या है, टकराव की स्थिति पैदा होती है। कई धाराएं ऐसी हैं जो प्रथम खंड में है, कई धाराएं ऐसी हैं जो द्वितीय खंड में है, कई धाराएं हैं जो दोनों में नहीं है। जैसे 302 या 376 जो धाराएं थी उसमें राजीनामा नहीं होता है, तो उसके लिए फिर अपन या अन्य धाराएं हैं जो दोनों खंडों में नहीं है, तो उसके बारे में
आपको ये लगता है कि भाई मेरा तो राजीनामा होने के बाद भी मेरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मैं तारीखों पे जा रहा हूँ, मेरे को दिक्कत आ रही है, तो कई बार क्या है वकील से टकराव होती है। तो मैं भाई आपको साधारण और सिंपल भाषा में उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। जो प्रथम खंड में जो धाराएं हैं वो धाराएं आप राजीनामा मैंने बताया था कि डायरेक्ट हो सकता है। उसके अलावा ऐसी धाराएं हैं जो द्वितीय खंड में भी हैं। तो प्रथम खंड और द्वितीय खंड में तो आप प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी धाराएं भी हैं उनके साथ जो कई धाराएं लगी रहती हैं। तो ऐसी धारा भी है, 1 या 2 या 3 जो भी धाराएं हैं जो दोनों प्रथम और खंड और द्वितीय खंड दोनों में नहीं है, उस धाराओं में क्या होगा, हॉस्टाइल होगा। हॉस्टाइल का मतलब है बयान चेंज करवाने पड़ते हैं कोर्ट में। तो कोर्ट क्या करेगा, जैसे दहेज का मामला है या जिसमें 406 में राजीनामा हो जाता है लेकिन 498A में राजीनामा नहीं होता है, तो उसमें फिर क्या करना पड़ता है, कोर्ट में आपको बयान चेंज करवाने पड़ते हैं। बयान में क्या होता है कि भाई उक्त मामले में ये व्यक्ति है, इसने मेरे दहेज की मांग नहीं की, या जो मैंने लिखवाया ऐसे लिखवा दिया, उसको हॉस्टाइल बोलते हैं। कि भाई जो थोड़ा डिनाई करना पड़ता है तो उसको हॉस्टाइल बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है, उसका किसी ने सर फोड़ दिया या लड़ाई झगड़े में सर फूट गया, तो हॉस्टाइल में क्या कहेगा कि ये जो मेरा सर फूटा है, मैं फिसल गया था और मेरे किसी के चोट मारने से मेरे सर में नहीं लगी, और लड़ाई झगड़े में मैं ज़्यादा तेज़ स्पीड में भगने से या मैं गिरने से मैं किसी पत्थर पे लग गया, उसी कारण मेरी ये चोटें आई हैं, तो उसको हॉस्टाइल बोलते हैं। तो हॉस्टाइल के बाद ही आपका राजीनामा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो प्रथम खंड में जो धाराएं हैं वो डायरेक्ट उसी समय आपका राजीनामा हो जाएगा और कोर्ट में आपका फैसला हो जाएगा। द्वितीय खंड में भी अगर धाराएं हैं और प्रथम खंड में भी धाराएं हैं तो न्यायालय की परमिशन से द्वितीय खंड में और प्रथम खंड में डायरेक्ट राजीनामा आपका उसी समय हो जाएगा। लेकिन आपकी एक भी धारा अगर दोनों खंडों में नहीं है और उसके अलावा भी एक धारा है, तो उसके लिए फिर प्रोसेस, राजीनामा तो शामिल पत्रावली रहेगा, उसके अलावा फिर आपको पूरा मुकदमे का प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करनी होगी। उसके बाद ही कोर्ट में आपका जब लास्ट में जब कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया जाएगा या फैसला किया जाएगा, उस समय वो जो बयानों के आधार पे या जो भी है उसके आधार पे फैसला कर दिया जाएगा। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए, कानूनी अध्ययन के लिए, और मेरे अगर द्वारा कोई त्रुटि हुई है तो 320 CRPC जो अब 359 BNSS है उसका अध्ययन कीजिए, उसमें कानूनी भाषा में समझने के लिए उसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।